नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे यो स्टॉक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इसके साथ ही आपको बाजार पर भी बेहतर रणनीति जानने को मिलेगी। बीच बीच में कुछ अहम खबरें और अहम मार्केट ट्रेंड्स को भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यो स्टॉक में आप अपने सवाल कैसे पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो जरिया आपको बताते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार एक नंबर फ्लैश होता हुआ आप ऊपर देख रहे हैं और इस नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए कि शो के दरमियान कॉल करने से बचिए। शो से पहले अगर आप कॉल करके अपना सवाल लिखवा देंगे तो हम आपसे संपर्क करने में हमें आसानी होगी। यही नहीं, आप व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। सोशल मीडिया पर कमेंट करके, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको बेहतर लगता हो आप कमेंट कीजिए। और इस शो को देखते हुए यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब पर पूछे गए सवालों को भी हम चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए, इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज 2 बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेबी रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलानी साहब जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जरा मैं मार्केट का ब्यौरा दे देता हूं। तो बाजार में आज दबाव देखने को मिल रहा है। 60 अंकों की गिरावट यहां पर 24,750 के पास इस वक्त निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखिए 55,350 के पास कारोबार होता हुआ फ्लैट कारोबार साफ तौर पर। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है वहां देखें तो वहां पर भी थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी सुस्ती आपको देखने को मिलेगी और वहां पर भी कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और इन सब के बीच में अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे HDFC लाइफ 1% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। जियो फाइनेंस में भी 1% की तेजी है। अडानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में आधे से 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। दबाव काफी है। ITC लिमिटेड आप देखिए लगभग 3% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। अपोलो हॉस्पिटल में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्ले बजाज ऑटो में भी लगभग 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं टाटा कंज्यूमर M&M में 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा बेहतर है। 1390 शेयर मार्केट ब्रेथ अगर आपके सामने हम ले आ पाए तो 1390 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1174 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच में शरण मैं आपके पास आना चाहूंगा और बाजार पर प्रेशर साफ तौर पर हम देख रहे हैं और लगातार दूसरे दिन एक तरह की सुस्ती हमें देखने को मिल रही है। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय बन रही है आपकी? तो निफ्टी ने तो तय कर लिया है 25,100 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है और एक बार इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का रहेगा 24,700। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है मार्केट एक करेक्शन के लिए ड्यू है और 24,700 के नीचे आप एक काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट डाउनसाइड मूवमेंट देखेंगे 24,500 लेवल्स के लिए। तो एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,700, उसके टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,500 का। तो बेसिकली निफ्टी 24,500 से 25,100 के बीच में आगे चल के लग रहा है टाइम कंसोलिडेट करेगा। बैंक निफ्टी का भी यही है, 1,000 पॉइंट का रेंज बन गया है। वो 1,000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और आगे चल के जिस तरफ मूवमेंट आता है वहां पे हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। की चाल पर ये टेक्निकल व्यू शरण की तरफ से, लेकिन दर्शकों से जुड़ना शुरू करना होगा और हुबली से प्रवीण कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रवीण, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया है। nice. मेरे पास 5,000 अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है, 103 पर लिया हुआ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है 3,000 215 पे लिया हुआ। मुझे अपोलो माइक्रो सिस्टम का बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए और इंजीनियर्स इंडिया का भी, कि क्या करूं, किधर जाने का ये है, अवकाश है ऐसे। श्योर। प्रवीण, थोड़ा सा आपको हम डिसअपॉइंट करेंगे क्योंकि हमारी कवरेज में केवल इंजीनियर्स इंडिया है और इस पर आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आप मुझे अपना टाइम फ्रेम बताएंगे और कितना इसमें रुकना चाहते हैं? आपकी बाइंग प्राइस 215 है आपने कहा, राइट? हाँ यार, मैं अभी 1 वर्ष तक रुकना चाहता हूँ। 1 वर्ष, 1 साल रुकना चाहते हैं और? हाँ। ओके, परफेक्ट। गौरांग, मैं आपके पास आऊंगी बशर्ते कि आपकी कवरेज में हो। धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से।
तो कवरेज तो बिल्कुल है। कंस्ट्रक्शंस और इंजीनियरिंग कंपनी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पीएसयू कंपनी, सरकारी कंपनी, और लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। खाली दिक्कत एक ही है कि जो इनका निवेश का स्तर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, लेकिन साल भर का नजरिया मेरे ख्याल से थोड़ा कम होगा। अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है और समय सीमा बढ़ा सकते हैं कविता, तो मैं इनको राय दूंगा कि वो समय सीमा बढ़ा दे। और इसलिए क्योंकि ये जो कंपनी है और जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है ग्रीन हाइड्रोजन की, ये कंपनी अपनी सेवाएं मुहैया कराती हैं बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सहायता होती है। अगर ये सब चीजों से ये मंजूर है और समय सीमा बढ़ा सकते हैं, तो जैसे हमने बताया, खरीदारी की राय है इंजीनियर्स इंडिया के पर लंबी अवधि के लिए, लेकिन साल भर नहीं, कम से कम 1.5-2 साल की समय सीमा बढ़ा है उसे। तो 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, यहां पर बुलिश नजरिया आता हुआ गौरांग सर की तरफ से। राजन हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। राजन, गुड मॉर्निंग। हमें बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नेल्को शेयर 500 शेयर है सर, वो जी। शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, 185 रुपीज सर एवरेज प्राइस। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म व्यू सर? ओके ओके। शॉर्ट टर्म का नजरिया है शरण इनका 185 1 की। मंथ 2 मंथ ऐसे। अच्छा, 2 to 3 months ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। शरण, जरा हमें बताइए, 185 की इनकी बाइंग है, इनकी बाइंग के आसपास ही है नैल्को का शेयर, और मेटल आजकल फोकस में भी है। पिछले दिनों हमने एक अच्छी तेजी भी देखी थी। इनकी बाइंग प्राइस के हिसाब से ये चाहते हैं कि इन्हें 3 महीने का नजरिया दिया जाए। तो स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ, अभी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड काफी अच्छा लग रहा है, नीचे सरों से स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दी है। एक बार रिवर्सल 185 इनके बाइंग प्राइस पर एक रिवर्सल लग रहा है अपसाइड के लिए, तो स्टॉक में बने रहिए। आगे 2 से 3 महीने के लिए खाली अच्छे मेटल और मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टारगेट्स आपके रहेंगे बेसिकली 195 और 210 के लेवल्स के लिए। और फिर भी अगर आपने रीसेंट परचेस किया है और आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो स्टॉप लॉस भी जरूर रखना 180 या 179 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको फिलहाल लगाकर रुकने की सलाह राजन को मिल रही है नाल्को में। हम आगे बढ़ते हैं। सर्वेश साहब फोन लाइन पर है मेरे साथ। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। कानपुर से। बताइए सर्वेश जी, किस स्टॉक पे खरीदारी की है? हाँ, 1000 शेयर है मैडम, ये टाटा स्टील के 84 के रेट पे। 84 के और रेट पे, ओके। जी, और एक और है मैडम मेरे पास, ये एडा है 740 शेयर 67 पे। 67 पे ना? जी ठीक है। देखिए, दोनों में ही आपको कब तक रुकना है ये मुझे बताएंगे आप जरा? मैं भी रुक लूंगा, वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 साल रुक लूंगा, वेट कर लूंगा। मुनाफा बुक भी नहीं करना? नहीं मैडम, अभी नहीं करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। गौरांग, काफी क्लियर है, बाइंग प्राइस भी बहुत अच्छी है, मुनाफे पर भी बैठे हैं, क्या सलाह होगी? तो पहले तो सर्वेश जी को ये बताना चाहूंगा कि जैसे निवेश करना एक कला होती है सर्वेश जी शेयर बाजार में, वैसे मुनाफा बांधना भी एक कला होती है। लालच सर पर चढ़कर तांडव कभी नहीं करनी चाहिए। जिस स्तर पर आपने दोनों ही कंपनियों में निवेश किया है वो एक अच्छे स्तर है और यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश बनती है। लेकिन जो क्षेत्र से जुड़ा हुए हैं दोनों ही शेयर, एक तो टाटा स्टील जो कि धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अमेरिका और चाइना से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के थोड़ी बहुत समस्या पैदा होती है अगर समाचार जो है, खबरें जो है वो खराब आती है, नकारात्मक आती है। दूसरी है आईरीडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर भी हमारी आईपीओ के समय पर खरीदारी की राय थी और उसके पश्चात बुनियादी तर्क पर लंबी अवधि के लिए भी खरीदारी की राय है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ठीक है, आपको अभी रुपयों की जरूरत नहीं है, आप निवेशित रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए, तो बिल्कुल निवेशित रहे। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो मुनाफा समेटना भी, जैसे मैंने बताया, निवेश एक कला है, मुनाफा समेटना भी एक कला है शेयर बाजार। तो ये है टाटा स्टील पर आपको एक्सपर्ट राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। बलभद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं झारखंड से। बलभद्र जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर। जी जी सर, मेरा JSW एनर्जी पे हाँ। 200 शेयर है। ठीक है, ये 506
का आसपास कुछ। ठीक है, और एक पीरामल फार्मा में 300 शेयर है सर, ठीक है, 214 के आसपास। ठीक है। तो हमें बताइए कितना टाइम देना चाहते हैं? जी सर, 6 महीना तक रुक सकता हूँ। 6 महीने का नजरिया। शरण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 6 मंथ यानी 6 महीने का नजरिया इनका है। पीरामल फार्मा, इनकी बाइंग प्राइस 214 रुपए की है। JSW एनर्जी, इनकी बाइंग प्राइस 506 रुपए की है। बताइए क्या राय बन रही है? तो पहले JSW एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल प्राइस पैटर्न काफी नेगेटिव है और अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। और स्टॉक ने करीबन 430 का बॉटम बनाया था, अभी 500 के आसपास चल रहा है। तो आपको यहाँ समय देना पड़ेगा। एक कंसोलिडेशन फेज के बाद किस तरफ स्टॉक मूव करना पड़ेगा वो आगे चल के रिव्यू करेंगे। और फिर भी एक आपको रिस्क मैनेज करने के लिए 440 के स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए। और 440 के नीचे स्टॉक जाता है कंप्लीटली एग्जिट कीजिए। तब तक बने रहिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ। पीरामल फार्मा पे भी राय दीजिए। पीरामल फार्मा की बात करें तो वो भी सिमिलर लाइंस है। वेरी रिसेंटली अपने 200 डे डीएमए को ब्रेक किया है डाउन साइड पे। अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न में दिख रहा है। अपने हाई से काफी करेक्ट कर चुका है, करीबन 33% करेक्ट कर चुका है। तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाने की सलाह रहेगी। 190 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, मगर प्राइस पैटर्न काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 190 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 190 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो कंप्लीटली एग्जिट कर दिया। स्टॉक पर सिमिलर पैटर्न नजर आ रहे हैं, आपको राय मिल चुकी है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और चलिए हमारे बेहद खास सेगमेंट की ओर रुख करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियन। अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के, जो अपनी आज राय बताएंगे। अमोल, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और अपनी रणनीति आप बताइएगा। उससे पहले बाजार का आपका क्या आकलन बैठता है बताइएगा, सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से और बाजार की चाल के मुताबिक। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। यही रेंज में है, कल के जो रेंज बाउंड टेक्सचर था उसी को कंटिन्यू किया है मार्केट ने। एक इंट्राडे डीप के बाद थोड़ा सा मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 24,800 डे ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने के आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। ध्यान रहेगा उसमें एक्सिस बैंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन के लिए मैं देख रहा था। जुलाई सीरीज का ऑप्शन है 1220 स्ट्राइक प्राइस का, 26 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 44 रुपीज के और स्टॉप लॉस है उसका 20 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,250 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है बट अभी भी कंसोलिडेशन में स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है और अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है अगर मार्केट में भी बाउंस बैक आता है और यहाँ पे रिवर्सल आता है तो एक आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने एक्सिस बैंक में रणनीति सुझाई है। स्टॉप लॉस 20 का लगाने की सलाह आप दे रहे हैं। अधिकतम नुकसान लगभग 3750 का आपने आकलन किया है और 11,250 का अधिकतम मुनाफा भी आप यहाँ पर बता रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमोल, आपने समय दिया। और लगे हाथों एक एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लेमर भी दर्शकों को हम दिए देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जोखिम समझना और उसके मुताबिक ही पैसे लगाना। तो सतर्कता यहाँ पर आपको बरतनी चाहिए। राजेंद्र साहब मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं और इनका सवाल टाटा मोटर्स पर है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप सर? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैम। ओके, बताइए टाटा मोटर्स में आपने बाइंग कर रखी है, क्या बाइंग प्राइस होगी? मेरे पास 750 शेयर है मैम, 600 रुपए के भाव से। ओके। और मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, बट अभी ऊपर जाके नीचे आया तो क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली, पर आप मुनाफे में है। बाइंग प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है, 600, इज दैट राइट? ओके, गौरांग बताइए, 600 बाइंग प्राइस है, फिलहाल प्रॉफिट में है और समय भी देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर अभी जो हमने गिरावट देखी कविता, करीबन
1100 के आसपास से ही टाटा मोटर का शेयर लुढ़का और 600 के आसपास मेरे ख्याल से एक निचला स्तर बनाया और इन्होंने खरीद वहां पर कर रखी है। तो ये जो निवेश का स्तर है वो बहुत ही सकारात्मक, पहली बात। दूसरी बात, टाटा मोटर को लेकर के काफी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख लिया था, लेकिन हमारा विश्वास पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा, जो परिवर्तन होने वाला है उसको लेकर के। इनका नजरिया 1 साल का है। हमारा लक्ष्यांक करीबन 850 के पार का है टाटा मोटर्स में। अगर ये लंबी अवधि के लिए बना रहना चाहते हैं तो बने रहे। ठीक, तो ये है राय टाटा मोटर्स पर आती हुई। चलिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था, बीच बीच में हम कुछ अहम खबरें और मार्केट ट्रेंड्स भी आपके सामने रखेंगे। तो इन सब के बीच में बड़ी ब्लॉक डील के बाद आईटीसी में आज गिरावट देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल्स के साथ अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, बताएं क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए, आईटीसी में आज बाजार खुलते ही बड़ी ब्लॉक डील हुई है और 2% 6% इक्विटी यानी करीब करीब 32 से 33 करोड़ शेयरों के सौदे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बैट, उन्होंने अपनी स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया है। कल खबर आ गई थी कि ब्लॉक डील होने वाली है, तो माना जा रहा है कि उन्होंने भी बेची होगी हिस्सेदारी। ये 2.3% हिस्सेदारी बेचकर 11,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और फ्लोर प्राइस था 400 रुपए के आसपास का। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि फिर शेयर में गिरावट होगी आईटीसी के, और आज वो ट्रेंड हम देख भी रहे हैं। जो फ्लोर प्राइस था वो करीब करीब कल के बंद भाव से 7.8% के डिस्काउंट पर था। बीएटी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा ये भी समझ लीजिए। ये जो कंपनी है ये ब्रिटिश कंपनी है और आईटीसी में इसका जो निवेश है करीब करीब 100 साल पुराना है और सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी ये अब तक करीब करीब 25% के हिस्से के साथ। अब जो स्टेक है उनका घट के हो गया है 23.1% के आसपास इस स्टेक सेल के बाद। पिछले साल मार्च में भी बीएटी ने करीब 3.5% के आसपास की स्टेक उन्होंने घटाई थी और उसके जरिए 17,500 करोड़ रुपए बीएटी ने जुटाए थे। आपको बता दें कि जो कंपनी डीमर्ज हुई है आईटीसी से, आईटीसी होटल्स, उसमें भी बीएटी की करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो सिंगल लार्जेस्ट ये शेयर होल्डर थी बैट, और इस डील के बाद भी बड़ी ये हिस्सेदार इसमें बनी रहेगी। लेकिन यह है कि अगर हम क्यूमुलेटिव अगर हम शेयर होल्डिंग को जोड़ दें तो सरकार अब आईटीसी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इंश्योरेंस कंपनीज और सूटी के जरिए करीब करीब 26.5% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की आईटीसी में हो गई है। सूटी जो यूटीआई की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी करीब 20-22 साल पहले, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके तहत सरकार की हिस्सेदारी है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अब जो है बैट की हिस्सेदारी करीब 23% है, एलआईसी की हिस्सेदारी 15.5%, रिटेल होल्ड करते हैं 13.25% के आसपास का, म्यूचुअल फंड्स भी करीब 13% होल्ड करते हैं और सूटी की हिस्सेदारी 7.5% 8% की है और अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी जो है 27.5% के आसपास की है। बैट ने जब पिछले साल अपना हिस्सा बेचा था तब उन्होंने ये कहा था कि वीटो राइट्स वो बनाए रखना चाहते हैं कंपनी में और इसके लिए जरूरी है कि 25% के ऊपर की शेयर होल्डिंग कंपनी में बरकरार रहे। तब उनके सीईओ का ये बयान आया था। लेकिन अब 25% की नीचे की हिस्सेदारी हो गई है। बयान ये आया है कि वो आईटीसी हमारी अच्छी सहयोगी है और लंबी अवधि में भारत में मजबूत वो ग्रोथ ट्रेंड देख रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट में आईटीसी कोर स्ट्रेटजिक कंपोनेंट बनी रहेगी। तो अब ये स्टेक ट्रिम किया है, देखते हैं आगे बैठ के हिस्सेदारी क्या होती है। लेकिन इस बड़े ब्लॉक के बाद, डिस्काउंट पर ब्लॉक के बाद, आज आईटीसी के शेयर में गिरावट जरूर हो रही है। करेंगे अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आईपीओ मार्केट पर लगातार निवेशकों का ख्याल रखते हुए ईटी नाउ स्वदेश आपको बेहतर तरीके से राय दे रहा है। आपको याद होगा बेल राइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ पर भी हमने खास कवरेज की थी और उस दौरान कहीं ना कहीं हमने अपने निवेशकों को आगाह किया था, उनको साफ तौर पर बताया था। और आज देखिए कि शुरुआत तो हुई इसकी अच्छी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होता हो। शरण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरण, बेलराइज को लेकर भी हमने निवेशकों को, आम निवेशकों को आगाह किया था और अब देखिए धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होता हुआ। आप बताइए फिलहाल आपकी क्या राय बन रही है?
तो आज तो फर्स्ट डे ही है प्रशांत जी, और आप जैसा देखेगा करीबन फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ पे 75% रिटेल एग्जिट कर लेता है। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर के स्तरों में कोई बायर्स है नहीं स्टॉक में, तो आगे वाले दिनों में भी आप एक डाउनसाइड देख सकते हैं स्टॉक को। और सेलिंग शायद से कंटिन्यूड भी रहे, मगर जिस हिसाब से आज सेलिंग है पता चल रहा है बायर्स इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। और पर जिस हिसाब से एग्जिट नजर आ रहा है उसमें बायर इंटरेस्ट इसमें से नदारत नजर आ रहा है। चलिए, इन सब के बीच में लगातार हम आपको आगाह करते रहेंगे, लगातार आम निवेशकों का हमें ख्याल है और हम इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको राय देते रहेंगे। शरण, आप चर्चा में जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर जरा दे दें। जो भी स्टॉक डिस्कस किया है मेरे और मेरे फैमिली में किसी नहीं हुआ। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। गौरांग सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश योर स्टॉक में, और इस एडिशन में भी मैं और प्रशांत मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और झटपट बता देते हैं आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं इस खास शो में, क्योंकि आप हिस्सा ले सकते हैं, सीधा लाइव हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं, और ये आपको करना है एक नंबर के जरिए। नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आपको अपने सवाल व्हाट्सएप कर देने हैं। अगर आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9167329108। यहाँ पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए या SMS कर दीजिए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, यूट्यूब पर खास तौर से, तो अपने सवाल आप डाल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक आप इसमें रहना चाहते हैं। कुछ कंपनियां हमारी रडार के बाहर होती हैं, लिहाजा हम उन कंपनियों को और उन सवालों को शो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अपने सवाल आप ज़रूर हम तक पहुँचाते रहिए। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। गौरांग, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाजार का एक चेक लेते हैं, और गौरांग, सुस्ती कायम ही दिखाई दे रही है बाजार में। क्लियरली फिलहाल अगर हम मार्केट ब्रेथ भी देख लें तो एडवांसेस लगभग 1485 हैं और 1097 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो है ब्रॉडर इंडिसेस, जहां पर हम देख रहे हैं कि मेजर इंडिसेस को फिलहाल सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर कामकाज करता हुआ, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आप देखिए यहाँ पर भी आधे % की तेजी हमें दिखाई दे रही है। तो क्लियरली आज ब्रॉडर मार्केट में एक्शन ज़्यादा है, और यहाँ पर खरीदारी का एक मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन एक बार फटाफट हम डाल लेते हैं नज़र, जहाँ पर हमें फिलहाल मूवमेंट दिखाई दे रही है। IT इंडेक्स आप देखिए तो यहाँ मामूली तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लगातार हम देख रहे हैं, कल मामूली खरीदारी थी, लेकिन आज यहाँ पे आधे % की तेजी इंडेक्स के लिहाज से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं आज सुबह से दबाव है, लिहाजा आधे % की कमजोरी यहाँ पर। FMCG आप देखिए बहुत टूटा हुआ है, लगभग 1.5% ये इंडेक्स टूटता हुआ अब तक फिलहाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई। मेटल्स 1/4% इंडेक्स जो है टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। रियलिटी में आज के सत्र में भी हमें फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है, लगभग आधे % के आसपास की। हेल्थ केयर में काफ़ी फ्लैट। ऑयल एंड गैस अगर आप देखें 1/4% यहाँ पर ऊपर फिलहाल कामकाज कर रहा है। गौरांग, ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा एक्शन में है और बाजार में सुस्ती हालांकि ज़रूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से सपोर्ट मिल रहा है। कुल मिला के जो माहौल है Q4 रिजल्ट्स को लेकर मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट में सुधार कैसे देखते हैं आप? कविता, देखिए सुधार तो है, लेकिन हमारी जो सोच और समझ चौथी तिमाही में नतीजों के पश्चात ये कि शायद मझौली जो सूचकांक है, यानी कि मिड कैप इंडेक्स जो है, वहां पर ध्यान ज्यादा दे, वो अनिवार्य होगा। स्मॉल कैप में दिक्कत ये आती है कि छोटे निवेशक खरीद करके निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां पर फंसने की गुंजाइश कुछ ज्यादा है। इसीलिए अगर आप मिड कैप यानी कि मझौली सूचकांक में ज्यादा तवज्जो या फिर ज्यादा नजर रखेंगे और वहां पर क्षेत्र के आधार पर, मिसाल के तौर पर मिड कैप IT कंपनियां हैं,
मिड कैप सीमेंट कंपनियां हैं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, बैंकिंग में भी अगर आप देखने चाहें, बैंकिंग और एनबीएफसीज में जो वित्तीय क्षेत्र हम कहते हैं, वहां पर भी अगर आप मिड कैप में ध्यान दें तो ये ज्यादा अनिवार्य होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक्स पर। बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर्वेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर IRFC 600 शेयर है, 25 रुपए 98 पैसे पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। इसको क्या चलिए, करूं? तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा आप बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गौरांग सर, IRFC इन्होंने लगभग 26 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है, फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे पे हैं। बताइए, अभी भी जो है किसी तरह की हड़बड़ी नहीं है, इन्हें क्या राय होगी? देखिए, पहले तो आज अच्छी बात ये हो रही है कि आज शो में जो भी निवेशकों के प्रश्न आ रहे हैं प्रशांत भाई, उनका जो निवेश का स्तर है वो बहुत ही महफूज और निचले स्तर पर, और हम यही राय हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश के द्वारा और जो मुहिम आपने चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, इसके द्वारा हम यही राय देते कि आपको निवेश का मौका बाजार देता है। अगर आप उसको दोनों हाथों से समेट करके निवेश कर लेते हैं अच्छी सक्षम कंपनियों ने इस स्तर पर, तो शायद आने वाले भविष्य में आपको इसका लाभ मिल सकता है। जहां तक IRFC का सवाल है और जो निवेश का स्तर है वो बहुत महफूज, इसका IPO काफी सालों पहले आया था, करीबन 4 साल पहले आया था। IPO नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। IPO करीबन 26 रुपए के आसपास था और ये IPO आया था करीबन जनवरी 2021 के आसपास। तो समीकरण अगर सामने रखूं, भारतीय रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां आने वाले समय में, जैसे रक्षा क्षेत्र का हमने हमारा ब्यौरा आपके सामने रखा, उसी तरीके से जो छवि सुधर रही है भारतीय रेल की और उससे जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी, उन सबको फायदा मिलेगा। और अगर वो IPO नोट को मैं बुनियाद बनाऊं तो लंबी अवधि का अगर इनका नजरिया है तो बने रह सकते। चलिए, तो IRFC में आपने ये सलाह दी है। और गौरांग, आपने शुरुआत में कहा कि आज जो भी दर्शक कॉल कर रहे हैं उनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रशांत को मैं बोल भी रही थी, आज जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं स्टॉक्स अधिकतर आपके रडार में हैं, आपकी कवरेज में हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है और लंबी अवधि का नजरिया भी रखा है लोगों ने थोड़ा। चलिए, यूट्यूब के जरिए एक सवाल लेते हैं गौरांग, और बिजॉय देव हैं मैसूर कर्नाटका से अपना सवाल भेज रहे हैं। गौरांग, बंधन बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनकी जो बाइंग प्राइस है ये बता रहे हैं 183 है। हाँ 183 है फिलहाल, तो ये घाटे में है, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम पिछले 6 महीने का भी एक आउटलुक देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव है यहाँ पर काउंटर में भी। बताइएगा कितना लंबा और रखने की सलाह देंगे, आपकी कवरेज में है ये? कवरेज में तो बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत है बैंक के साथ कविता। हाँ। जैसे आप भी बता रहे थे, अगर आप नतीजों पर गौर करें कविता, तो एक हाथ तिमाही में थोड़ा बहुत आंकड़ों के आधार पर नतीजे अच्छे आते हैं, बाकी जो तिमाही है वहां पर बहुत बड़ी निराशा। और इस बैंक में पिछले 1-1.5 साल में सर्वोच्चम स्तर पर, मैनेजमेंट के स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसको लेकर के भी चिंताएं काफी थी। अब अनुमान ये लगा रहे हैं कि अब सुधार धीरे धीरे होगा। इनका जो एक्सपोजर है वो ज्यादातर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में अब अपने भारत देश के, और MFI सेगमेंट को लेकर के भी दिक्कतें कुछ ज्यादा है। हमारी राय है खरीदारी की, लेकिन जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया और हमारा जो लक्ष्यांक है वो वहां पर दूरी बहुत कम है। तो एक रणनीति ये हो सकती है कविता कि अगर फिर से गिरावट आती है इस शेयर में या बाजार में, और अगर 150 के आसपास जाता है, 150 के आसपास, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये थोड़ा बहुत 150 या उसके नीचे जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर जो है वो नीचे आ जाए और फिर अच्छा खासा थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई बंधन बैंक पे। चलिए, कुछ सवाल जो यूट्यूब से हमारे पास आ रहे हैं उन पर राय ले लेते हैं। और यहाँ पर एक दर्शक हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है ITC पे, हालांकि उन्होंने लेवल नहीं बताया, लेकिन ITC को लेकर राय जानना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तमाम अहम खबरें भी बताई और तमाम पहलू भी उसके सामने रखे। तो गौरांग सर, ITC पे क्या राय बन रही है आपकी?
देखिए, ये प्रश्न सुबह से मैंने करीबन 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर दिया है। लोगों को ये है कि इनका जो बड़ा निवेशक था या फिर प्रमोटर निवेशक था बैट, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अरे भाई साहब, अगर किसी ने हिस्सेदारी बेची है तो किसी ने खरीदी भी तो है। कल भी ऐसा हुआ था। आप ले लीजिए इंटरग्लोब एविएशन, गंगवाल फैमिली ने एक बार नहीं, करीबन इससे पहले 3 या 4 बार अपना स्टेक भेजा था। स्टॉक्स इस बिकवाली के कारण नीचे गया और फिर धीरे धीरे करके रिकवरी। तो ये जो हाथ बदल होता है हिस्सेदारी को लेकर के प्रशांत भाई, ये कंपनी के कामकाज के ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। ये सिर्फ एक हिस्सेदारी एक के पास से दूसरे के पास जाती है। हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। अगर निवेश का मन बना रहे हैं आप लंबी अवधि के लिए, तो इस करेक्शन का जो करीबन 2.25% के आसपास का करेक्शन हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीसी पर बातचीत हो गई है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात करें तो एलआईसी का जिक्र करना होगा। नतीजों के बाद एलआईसी के शेयर में ज़ोरदार तेज़ी यहां पर देखी जा रही है और नतीजों और तेज़ी के पीछे पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताइए, यहाँ पर 7% के पार की तेज़ी एलआईसी में। बिल्कुल, एलआईसी के जो रिटेल शेयर धारक हैं वो आज काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि फिर से एक बार एलआईसी का जो शेयर है उनके आईपीओ भाव के ऊपर निकल गया है। जी हाँ, रिटेल को 904 रुपए के भाव पर शेयर अलॉट हुए थे एलआईसी के, और आज हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। ट्रिगर ये है कि एलआईसी के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी दमदार आए हैं। स्पेशली अगर आप प्रॉफिट के नंबर देखेंगे तो 38% के आसपास का उछाल है सालाना आधार पर, और चौथी तिमाही में प्रॉफिट जो रही है 19,013 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकल के आया है। इसके अलावा जो अहम कुछ की मैट्रिक्स हैं, एपीई यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, इसके अलावा न्यू बिजनेस प्रीमियम, वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये तमाम आंकड़े अनुमान से बेहतर साइड पर रहे हैं। मार्जिन को लेकर थोड़ा सा तनाव जरूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर मार्जिन की पिक्चर भी बेहतर हो जाएगी। डिविडेंड की बात करें, कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। जो आईपीओ प्राइस था वो था 949 रुपए का। हालांकि रिटेल को और पॉलिसी होल्डर पर डिस्काउंट पर शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 949 वाले भाव से भी देखेंगे तो शेयर बस थोड़ी सी ही दूर रह गया है, और मार्च के निचले स्तर से शेयर में करीब 27% के आसपास की सॉलिड हमने रिकवरी एलआईसी के शेयर भाव में देखी है। 730 रुपए का भाव हो गया था मार्च में गिर के, और अब ये 930 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। जो ब्रोकरेजेस हैं, स्पेशली मैं मैक्वारी का जिक्र करना चाहूंगा, काफी ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं, और उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1215 रुपए का टारगेट दिया है, और ये जो टारगेट है कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 40% ऊपर का है, तो काफी ज्यादा बुलिश है। और मैक्वारी का ये कहना है कि एलआईसी के वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, और कॉस्ट रेशियो में अगर गिरावट आती है तो कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल भी यहां से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप देखेंगे, गोल्डमैन सैक्स की न्यूट्रल व्यू है, 880 के टारगेट उनके हैं, हालांकि भाव उनका नीचे का है। मोतीलाल ओसवाल की बाय की रेटिंग है शेयर को लेकर, और उन्होंने 150 रुपए का टारगेट दिया है एलआईसी के शेयर को लेकर। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा ना आपको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, थोड़े सतर्क रहना चाहिए। देखिए, वीएनबी, एपीई, ये सारे आंकड़े अनुमान से बेहतर तो आए, लेकिन न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो उसमें सालाना आधार पर 9% के आसपास की गिरावट है, और ये 70,000 करोड़ रुपए पर रहा है। रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी कि एपीई की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है, 15,000 करोड़ से घटकर 13,500 करोड़ रुपए का फिगर आया है। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये भी एक इंश्योरेंस कंपनीज को जज करने का बड़ा ही अहम मैट्रिक्स होता है, उसमें 14% के आसपास की गिरावट आई है, 3,534 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरूर। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें, एक महीने में शेयर आपको करीब करीब 15% ऊपर दिखेगा, 6 महीने की चाल देखेंगे तो आपको सपाट दिखेगा, लेकिन अगर आप मार्च से देखेंगे तो 27% के आसपास की सॉलिड रिकवरी हमने एलआईसी के शेयर में देखी है, और एक साल में थोड़ा आपको नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। 8% नेगेटिव रिटर्न आपको एक साल की अवधि में दिखेंगे। कुल मिलाजुलाकर नतीजे अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और शेयर आज तेज रफ्तार में लगाकर रिटेल शेयर होल्डर्स के आईपीओ प्राइस के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। अभिषेक, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, और गौरांग से बात करना भी बहुत ज़रूरी होगा। गौरांग, अब आपकी क्या राय बनती है? पूरा विश्लेषण और ट्रिगर्स और फैक्टर्स यहाँ पर हमारे सहयोगी ने समझाए हैं, लेकिन जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और आपकी कवरेज और नोट के हिसाब से भी बताइएगा एलआईसी पर क्या कवरेज है आप लोगों की?
जिस तरीके से अभी अभिषेक भाई पूरा ब्यौरा दिखा रहे थे और बता रहे थे एलआईसी के नतीजों को लेकर के, देखिए एक बात समझना अनिवार्य है कि आय में इंश्योरेंस कंपनियों की, जो कि जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी है कविता, उनकी आय कब सुधरेगी? जब इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम भरते हैं वो निरंतर उनके पास जाए और निरंतर नए जो जीवन बीमा ले रहे हैं पॉलिसी, वो हायर सम एश्योर करे। हायर सम एश्योर करते हैं कविता, तो हमें प्रीमियम ऊपर की तरफ देना पड़ता है। कंपनी जो होती है जीवन बीमा से जुड़ी हुई, जैसे कि एलआईसी है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई लाइफ है, उनके लिए आय यानी कि आवक, इनकम बन जाती है। और अगर अच्छी तरीके से अच्छे सम एश्योर्ड वाले आपने पॉलिसी बेचे हैं तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर करेगा। ये चारों ही कंपनियों पर जिसके नाम मैंने अभी लिया है, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इन चारों पर हमारी खरीदारी की राय है। सिर्फ एक ही राय ये भी जोड़ना चाहूंगा कविता कि अगर आप यहाँ पर निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो आपके निवेश की समय सीमा कम से कम 2 से 2.5 साल होनी चाहिए, अगर आपको सकारात्मक रूप से निवेश के ऊपर मुनाफा कमाना है तो। चलिए, तो एलआईसी पर आपकी ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से रणनीति जो आपने सुझाई है, हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी अहम कैबिनेट की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, इसका ब्यौरा लेंगे हमारे सहयोगी से और दर्शकों के सवालों के जवाब ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुछ सवाल यूट्यूब पर भी आए हुए हैं और इन्हीं में से एक सवाल बीएसई लिमिटेड पर हमारे एक दर्शक का है। 500 शेयर हैं इनके पास और इनका खरीद का जो भाव है वो 750 का है। तो सबसे पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी और 750 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है बीएसई लिमिटेड में। तो गौरांग सर, बीएसई लिमिटेड 750 की खरीदारी, अच्छा मुनाफा बना लिया है इन्होंने, क्या राय बन रही है? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा मुनाफा बना है प्रशांत भाई। जिस प्रकार से इजाफे हमने देखे हैं बीएसई के शेयर में, हालांकि कवरेज न होने के कारण मैं बीएसई लिमिटेड पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्षेत्र हमें अच्छा लगता है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स। हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि आने वाले समय में शेयर बाजार आगे बढ़ेगा, देश उन्नति करेगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और जो लोगों के जीवन का स्तर है वो यहाँ से और बेहतर होगा। इस परिस्थिति में शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं प्रशांत भाई, वो भी आपको सकारात्मक रूप से कामकाज करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर शेयर बाजार आगे बढ़ेगा तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों भी का नतीजे अच्छे आएंगे और वो भी आगे बढ़ेगी। हमारी जो राय भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई एक कंपनी है कैम्स, वहां पर है, लेकिन इसके अलावा काफी और सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, जैसे कि बीएसई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, कैम्स और सीडीएसएल जैसी कंपनियां ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, रिलेटेड डिपॉजिटरी और वगैरह वगैरह जो भी है, फिर इंटरमीडिएटरीज आते हैं। तो अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो ये सब कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेंगी। बढ़िया। यहाँ पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपसे सलाह भी हम चाहते हैं। ये अपना जो भारत डायनेमिक्स जैसे कुछ काउंटर्स हैं, यहाँ पर जिस तरह से हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पर नतीजों के बाद एक दबाव क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट मार्जिन जैसे पॉइंट किए हैं लास्ट क्वार्टर में भी। क्या व्यू बनता है आपका? कविता, भारत डायनामिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी जो बाकी अन्य रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कविता, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, मस्गांव डॉक, गार्डन रीच शिप, बीईएमएल, कोचिन शिपयार्ड, बीईएल, बीएचईएल। मेरी हमेशा एक राय रही है कि अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो केवल 3-6 महीने, साल, 2 साल के लिए मत कीजिए, 3 से 5 साल या उससे ज्यादा की समय सीमा दीजिए, क्योंकि इन सब कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक्स को अमल में लाने के लिए समय लगता है। इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन और एक प्रोटोटाइप बनने के बाद, अनुमति मिलने के बाद मास स्केल प्रोडक्शन शुरू होता है कविता।
इतना आसान नहीं है कि आप 24 घंटे में एक लड़ाकू विमान ला करके खड़ा कर देंगे। समय लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हाई प्रिसिशन टेक्नोलॉजी है। इवन फॉर भारत डायनामिक्स हमने सभी प्रकार के जो औजार हमारी सेनाओं को दिए गए थे उनका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखा है हमने। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की गई सीमा पार देश के पास, तो एक आध तिमाही में किसी भी क्षेत्र में किसी भी कंपनी को दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्या उसका ये मतलब होता है कि आप अपनी लंबी अवधि की विचारधारा को परिवर्तन कर दें और यहां से निकलने की सोचें? ये सोच अनिवार्य है कविता। का विस्तृत राय आपको मिलती हुई। इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल हरीश जुआरी साहब जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। और जो सवाल हमें यूट्यूब पर एक दर्शक का आया है, मयंक तिवारी जी का, वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया वोडाफोन आइडिया में आज की तेजी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें तो हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% से ज़्यादा मजबूत है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक जो है 6.5% तक का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो बताइए वोडाफोन आइडिया, आपकी राय क्या बन रही है? हाँ प्रशांत जी, जगह वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर मोटा मोटा में देखा जाए तो नीचे में 6.5 के अराउंड एक स्पेस बना हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही है लंबे टाइम से। कोई ऐसा मेजर ब्रेकआउट का लेवल्स कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है स्टॉक प्राइस। अगर ऊपर की ओर सिर्फ 8.5 तक ऊपर की ओर कहीं भागता है, बाद में फिर से वहां से नीचे की ओर रुक देता है, तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा रेंज में ही रहेगा वोडाफोन आइडिया। कुछ ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा कुछ लग नहीं रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल बांध के दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म ही किया हुआ है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडियाज में अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और दूसरे अच्छे स्टॉक से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वोडा आइडिया में फिलहाल ये सलाह मिलती हुई। हरीश, थोड़ा सा हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज पर फोकस करना चाहते हैं और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम एफएमसीजी पैक की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर हम दर्शकों के लिए फ्लैश करेंगे। टाटा कंज्यूमर हो, नेस्ले हो, कोलगेट, HUL हो, इनमें दबाव दिखाई दे रहा है। क्या इस दबाव को हरीश आपके मुताबिक किसी खरीदारी के लिए इनिशिएट किया जा सकता है? पोजिशनल व्यू अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप किस काउंटर को प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एफएमसीजी में कुछ दिनों से एक साइडवेज है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है ऊपर लेवल से। और कोलगेट जैसे स्टॉक्स में देखा जाए तो भी कंटिन्यूअसली सेलिंग ही देखने मिल रहा है। तो इसके बीच में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्टॉक लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। जो स्टॉक अगर देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस, और मेरे हिसाब से सपोर्ट जोन से आसपास ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे और पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम के ग्रोथ भी देखते हैं तो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम भी गेन हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप एक ब्रिटानिया का बहुत शानदार लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर किसी को बाय करना चाहे तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, किसी को ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड करना है चाहिए। ऊपर का मुझे लग रहा है कि 5,800 5,900 के लेवल्स देखने मिल सकता है एक दो महीने में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत शानदार है और ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। अगर दूसरा नीचे के सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो 5,300 के करीबन 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बेस बना हुआ है। तो ये जो लेवल है सपोर्ट बन के रहेगा जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक, और इसी को स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। और उसके जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि तेजी भी कंटिन्यूएशन रहेगा। ओवरऑल अगर एफएमसीजी की बात करते हैं तो एफएमसीजी में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो एफएमसीजी इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके नीचे चल रहा है स्टॉक मेजर स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करने मिल सकता है। एफएमसीजी पर आपको विस्तृत राय। ब्रिटानिया जो है वो इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आता हुआ, लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, एक अहम खबर आ रही है। कैबिनेट की अहम मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, किन फैसलों पर मुहर लग सकती है? प्रकाश प्रियदर्शी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या खबर आ रही है? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और एक हफ्ते के गैप के बाद इनफैक्ट ये बैठक हो रही है। पिछले हफ्ते बैठक नहीं हुई थी कैबिनेट की, लिहाजा कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं। जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि दो अहम इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिस पर की मुहर लग सकती है।
जैसा कि हमें सोर्स बताया, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, उसके एक्सटेंशन को मंजूरी कैबिनेट दे सकती है वित्त वर्ष 2026 के लिए, जिसके तहत किसानों को इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। लिहाजा इस स्कीम के मियाद को बढ़ाया जा सकता है वित्त वर्ष 2026 के लिए। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि बजट में वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को जो लोन का फायदा दिया जाता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, अगर आप उसमें कुछ सब्सिडी मिलती है, उसका लोन की जो लिमिट है वो इस वक्त 3 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इसका ऐलान ऑलरेडी बजट में किया जा चुका है। कैबिनेट में एजेंडे के तौर पर इसको शामिल किया गया है और कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगा सकती है। तो जाहिर तौर पे किसानों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि जो लोन की रकम है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जिस पर की मोहर हम देख सकते हैं लगते हुए, वो है बडवेल नेलोर जो हाईवे प्रोजेक्ट है, उसके एक्सपेंशन को मंजूरी दी जा सकती है, उसको 4 लेन का बनाया जा सकता है। ये हाईवे प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए करीब 3600 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट कैबिनेट मंजूर कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिस पर कि आज मोहर लग सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 घंटे में कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और उसके बाद औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो तमाम अहम प्रकाश ने आपके सामने रखी। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट को हमें शुक्रिया कहना होगा। गौरांग सर और हरीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम जो आम दर्शक थे उनके सवालों के जवाब दिए, सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय रखी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ यो स्टॉक में आज के लिए मुझे और कविता को इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की हर हलचल जानिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन से। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।